जेनेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो बैकग्राउंड में लाइक जो तस्वीर है, ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स इसे करार दिया गया था। 1866 में इसके एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किए थे पी प्लांट पे। और यू नो वेरी वेल, आपने रेगुलर क्लासेस में जैसे पढ़ा होगा कि जैसे पी प्लांट के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे, उनके क्रॉसेस कराए। क्रॉसेस की जो है मैथमेटिकली इसमें जो है इसने डेटा जैसे इंक्लूड की कि कितने प्लांट, किस प्लांट को किस प्लांट के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो पहली नस्ल में, पहली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, F1 को F1 से क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन मिलती है, तो उसमें वही ट्रेट और कैरेक्टर जो F1 का है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो उसी किस रेशो में नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। देन आगे और भी इसने क्रॉसेस कराए, तो सबकी जो है कैलकुलेशन मैथमेटिकली इनकी जो है प्रूव की। तो इस वजह से इसकी मरने के बाद जो है इसकी जो है इसे करार दिया गया कि ये जो इसकी जितनी भी इसने लॉस, जैसे इनकी हाइपोथेसिस पहले थी फिर बाद में जैसे वो लॉस बन गए थे, तो उन्होंने जैसे 1901 में 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसकी वर्क को जैसे प्रूव किया, जैसे रीडिस्कवर किया कि वाकई मेंडल की जो काम थे या जो पी प्लांट पे इसका वर्क था वो एग्जैक्टली करेक्ट था। इस वजह से देन मेंडल वाज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की सबसे पहले एक डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसमिट होते हैं, जाहिर है उससे हम कहेंगे स्टडी ऑफ, जैसे ये इनहेरिटेंस, जैसे आमतौर पे कहते हैं जैसे एक पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रांसमिट होते हैं। जब भी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, थोड़ी सी चेंज, वेरिएशन या तब्दीलियां भी आती हैं, चेंज या तब्दीलियां भी आती है। जैसे मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन, तो उसके अंदर जैसे कई 7 कंट्रास्टिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है, एनी वन जो उसने कोई भी एक लिया, जैसे स्टेम की हाइट का कैरेक्टरिस्टिक लिया तो F1 जनरेशन, जैसे टाल एंड डवार्फ प्लांट को क्रॉस कराया तो पहली जनरेशन जैसे टाल की आई, बट टाल टू टाल जब क्रॉस कराया तो उसमें जैसे टाल प्लांट भी आए, डवार्फ भी आए, तो उसने सोचा कि वाई ऐसे जो है ये डवार्फ प्लांट क्यों आए, क्योंकि इनके पेरेंट्स तो टाल थे। तो जाहिर है जो साइंस होती है उसमें रीजनिंग का एक बहुत ही बड़ा जो अमल दखल होता है। जैसे ममताज साहब कह रहे थे रीजनिंग टाइप की जो क्वेश्चन है वो मेडिकल में आगे उनकी भी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे अगर कोई पर्सन है उसका जैसे ब्लड सैंपल लिया जाता है, टेस्ट तो कर लेते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई भी सैंपल डालेंगे टेस्ट तो आ जाएगी, बट उस टेस्ट की रिजल्ट क्या आई उसके बाद वही एक्सपर्ट्स होते हैं जो रीजनिंग लॉजिकल क्वेश्चन अराइज करते हैं कि भाई ये रेशो कम है, ज्यादा है, मेडिसिन कौन सी होनी चाहिए, कम या, तो इसे हम रीजनिंग कहते हैं। एक्सपेरिमेंट तो जस्ट हर कोई एक, जैसे मशीन से आजकल डिजिटल दौर है, जैसे एक छोटा बच्चा भी अगर उस बटन को प्रेस करता है तो उसकी रिजल्ट तो आ जाती है, बट उसके बाद जो उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, रीजनिंग होती है, उसी में से किसी चीज पे, नतीजे पे जाके हम कंक्लूड करते हैं, पहुंचते हैं कि भाई ये इसको ये हुआ है और ऐसे करेंगे तो इस तरह से वो ठीक होगा। तो रीजनिंग इज नेसेसरी। जितने भी साइंटिफिक रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है, उसके बाद जो भी उनकी रिजल्ट्स आते हैं, भले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी हो, रिजल्ट भी आ जाए, पढ़िए रिजल्ट, बट जब तक उसकी एनालिसिस नहीं होती, उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं होती है, उसकी रीजनिंग नहीं होती है, तो हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं, यानी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या है। तो इसी तरह से टाल प्लांट क्रॉस करा जाए, पढ़े हैं, टाल और डवार्फ प्लांट को क्रॉस कराया, F1 जनरेशन टाल आई। अगर रीजनिंग नहीं होगी तो जैसे पता नहीं कौन सी टाल है, टाल को टाल से क्रॉस कराए, जनरेशन ऐसे आगे बढ़ती है। जब तक उसकी रीजनिंग नहीं होती है तो किसी चीज पे, नतीजे पे हम उसका जो कंक्लूजन नहीं कर सकते हैं ये कि ऐसा क्यों है। तो उसने, मेंडल ने यही काम किया था, उसकी जब भी कोई एक्सपेरिमेंटेशन करता था, रीजनिंग करता था, मैथमेटिकली देखता था कि आइदर जो है ये कितने जो है इसमें डोमिनेंट ट्रेट आए हैं, रिसेसिव ट्रेट आए, जिससे हम पढ़ेंगे सारी डेफिनेशंस, डोमिनेंट, रिसेसिव वगैरह, जीनोटाइप, फिनोटाइप, और इसी तरह से होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये 5 ऐसे सबसे पहले टर्म्स हैं जो आपको यकीनन समझने चाहिए। जैसे जो हर एक वन ट्रेट और कैरेक्टर होता है, बॉडी के जितने भी ट्रेट या कैरेक्टर होते हैं, दैट आर मोस्टली रेगुलेटेड बाय द वन जीन।
mostly regulated or controlled by one gene. One trait or characteristic is regulated by one gene. जैसे पी प्लांट के अंदर स्टेम की हाइट है या इसकी जैसे हम ट्रालनेस डवार्फनेस जैसे कहते हैं, तो उसको रेगुलेट करने का एक जीन होता है। हर एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं अलील कहते हैं, उसे हम कहते हैं अलील कहते हैं। और जीन की पोजीशन जो होती है क्रोमोसोम पे वो एक मखसूस होती है, खास जगह पे वो उसकी पोजीशन होती है, जिसे आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, उससे हम कहते हैं लोकस कहते हैं। लोकस लफ्ज लोकेशन, साइट, प्लेस, पॉइंट, जगह, जो जगह होती है किसी भी एक जीन की क्रोमोसोम में, उसे हम कहते हैं लोकस कहते हैं। सेम उसी लोकस पे अगर एक जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जैसे हाइट का जीन टाल का है, तो अगर दूसरा कोई क्रोमोसोम जो पेरेंट के अंदर जो ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें अगर हाइट के हवाले से डवार्फ का जीन भी जैसा, जैसे ईग एंड स्पर्म, जैसे ईग सेल है उसके अंदर अगर टाल का जीन मौजूद है, अगर जो स्पर्म सेल है उसमें जैसे डवार्फ का स्मॉल टी का जैसे जीन है, तो जाहिर है जीन की जो लोकेशन, प्लेस, जगह सेम होती है और उनकी जो कैरेक्टर भी, जैसे हाइट का है तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेट और कैरेक्टर जो रेगुलेट होगा, यकीनन डोमिनेंट ट्रेट जो होगा वो एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव ट्रेट जो है एक्सप्रेस नहीं होता है। तो कैपिटल टी यानी टॉल जो कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था, F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ, तो मेंडल ने उसके लिए टर्म दिया कि ये जो ट्रेट और कैरेक्टर है जो डोमिनेंट है उसे हम कहेंगे, जो एक्सप्रेस नहीं हो सका वो रिसेसिव है। देन उसने देखा कि डोमिनेंट भी दो किस्म के, जैसे एक होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, दूसरे हेट्रोजाइगस भी डोमिनेंट होते हैं। जैसे आपने थोड़ी बहुत जेनेटिक्स पढ़ी होगी, अगर जैसे हमने हाइट का जीन लिया है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, यानी दोनों पेरेंट्स के अंदर जैसे दोनों साइड पे जो अल्टरनेटिव फॉर्म या अलील है जो सेम है, कैपिटल टी, तो इसे हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। जब ऐसी भी कंडीशन हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, यानी जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी, एक साइड पे कैपिटल टी दूसरे साइड पे स्मॉल टी, एक्सप्रेस तो यानी कैपिटल टी डोमिनेंट ही होगा, बट ऐसे जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को हम कहेंगे कि ये हेटेरोजाइगस है। हेटेरो रेफर्स टू डिफरेंट, जाइगस जाइगोट से रेफर है कि यानी इससे जो जाइगोट्स है उनके अंदर दो डिफरेंट टाइप के जो मींस डिफरेंट टाइप के जो इसमें जीन्स मौजूद हैं। ट्रेट मीन्स एक है बट उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस इंडिविजुअल को हेटेरोजाइगोट के जाइगस कहेंगे, हेटेरोजाइगस, और जो सेम अगर सिमिलर हो तो उसे होमोजाइगस कहेंगे। इसी तरह से जो रिसेसिव फीचर होती है, रिसेसिव फीचर टाल की क्या होगी, सॉरी हाइट की क्या होगी, हाइट की रिसेसिव फीचर होगी जैसे डवार्फनेस, तो स्मॉल टी दोनों, जैसे स्मॉल टी ये इसकी रिसेसिव फीचर है। तो सबसे पहले जैसे मेंडल के वर्क का हम प्रोसीजर देखेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, उसका वर्क का मेथोडोलॉजी क्या है, उसमें पहले सबसे पहले टर्म्स कौन से यूज होंगे, एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया। अब हम थोड़ी सी एक चीज और भी देखेंगे, जैसे एसटीबी के अंदर भी जेनेटिक्स मौजूद है चैप्टर 8 के अंदर, इसी तरह से एनटीबी के अंदर भी जेनेटिक्स मौजूद है। फर्क क्या है, एसटीबी के अंदर जो जेनेटिक्स है बहुत ही सिंपल सी एक जैसे डेफिनेशन है और एक लॉ है, लॉ को जैसे प्रूव किया गया है, कोई भी एक ट्रेट लेके उसकी सबसे पेरेंट पी जनरेशन, P1 जनरेशन, F1 जनरेशन, और देन P2 जनरेशन, P2 की F2 जनरेशन आती है, रेशो हम निकालते हैं आखिर में, जैसे कंक्लूड करते हैं कि इसका जीनोटिपिक रेशो ये है, फिनोटिपिक रेशो है। नई टर्म है, आपके काफी सारे स्टूडेंट में भी उनके लिए नई टर्म होंगे, बट जो वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट है उनके लिए ये कोई इशू नहीं है। तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो आता है। इसी तरह से जो एसटीबी का जो सिलेबस है वो जरा सिंपल है, बट जो एनटीबी है उसमें नई बात तो आई थिंक बहुत ही कम है, एक दो होंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इसमें थोड़ी सी नई चीजें इंक्लूड की गई हैं। बट एनटीबी के अंदर जैसे आप, जैसे मेंडल बैठा है और उसने पॉइंट्स जैसे बता रहे, पॉइंट बता रहा है और हम जैसे सुन रहे हैं, यानी उसकी इंटरप्रिटेशन थी, उसकी जो एनालिसिस थी, जो एक्सपेरिमेंट की, वो उनकी पॉइंट्स को डिस्कस किया कि मेंडल ने ये सोचा, ये किया, इस तरह से कंक्लूड किया, ये हुआ वो हुआ, इस तरह की पॉइंट्स हैं। इसमें कोई इतनी बिग डिफरेंस कोई भी नहीं है, वेरी सिंपल सी पॉइंट्स हैं, जस्ट उसकी जो एक्सपेरिमेंटेशन थी उसकी जस्ट एक एनालिसिस है जो एनटीबी में रखी गई है। बाकी आप ऐसे ना समझें कि इतने बड़े क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एनटीबी और एसटीबी में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो एनीवे हम स्टार्ट लेते हैं अब, जो है ग्रेगर जॉन मेंडल की तस्वीर के बाद, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बाद, और बाकी एसटीबी के अंदर जो 3 साइंटिस्ट हैं उनका जो वर्क है, जो रीडिस्कवर करने में 1901 में जो जिन्होंने रीडिस्कवर किया था, उनके नेम्स आप थोड़े देख लेना।
और अब हम आते हैं नेक्स्ट, जैसे एक टर्म आपको सीखना पड़ेगा कि होमोजाइगस लोकस और लोकस। जैसे आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जो जीन्स की स्पेसिफिक पोजीशन होती है, जैसे ये उसे हम कहेंगे लोकस कहेंगे। ये जीन ए की जैसे फॉर एग्जांपल लोकस या पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो इसी तरह से अगर ये सेम जो है जीन हो तो उसे हम कहेंगे ये इसमें होमोजाइगस एलील है। अगर फॉर एग्जांपल अलील की मीनिंग होती है कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ द जीन, जैसे टाल डवर्फ, उसका कंट्रास्टिंग फॉर्म है। इसी तरह से जो हेट्रोजाइगस एलील होंगे, जैसे एक जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यानी ये कॉम्बिनेशन हुई हेट्रोजाइगस की। और इसी तरह से सेम लोकेशन पे सेम जीन, सेम जो है उसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, तो हम कहेंगे कि ये होमोजाइगस है। और यहाँ पे क्या है, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये ऐसी कॉम्बिनेशन होगी तो इसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। पोजीशन जीन की क्रोमोसोम की सेम है, बट उसकी जो अलील है उसमें जैसे कैपिटल ए या स्मॉल ए है, यानी ये जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो इसमें जो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम कहें कि ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। इसी तरह से अगर कुछ ऐसे भी मीन्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम इसमें जैसे स्मॉल टी इस लोकेशन पे भी स्मॉल टी है, तो ये भी कंडीशन होमोजाइगस होगी, ये भी कंडीशन होमोजाइगस होगी। इस कंडीशन को भी हम होमोजाइगस कहेंगे, बट इट विल बी ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म ऑफ द जीन है सिमल्टी। अल्फाबेट के अंदर जैसे जीन तो हम देख नहीं सकते, जैसे जीन तो आपने जैसे पढ़े हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसमें पढ़े हैं, बट हम उसको कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे लिखें, लिखने के तरीके के लिए जो अल्फाबेट का सहारा लेना पड़ता है। जैसे जो डोमिनेंट जीन होता है उसको कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाता है, जो रिसेसिव होता है उसके लिए स्मॉल लेटर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अल्फाबेट का जो है इसकी सपोर्ट के साथ हम लेते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके जीनोटाइप और फिनोटाइप पे हम आते हैं। जीनोटाइप लफ्ज की मीनिंग होती है जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। जैसे फॉर एग्जांपल हम मेनी टाइम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये जो अंग्रेज होते हैं, जैसे ब्रिटिश वगैरह, या इस तरह से आपने देखा होगा इनकी स्किन का कलर और उनकी हेयर का कलर, और कंपेयर करें एक अफ्रीकन पीपल की स्किन का कलर और हेयर की कलर के साथ, एक ऐसा कॉमन एग्जांपल है, यकीनन उसमें आप समझ जाएंगे। तो यानी ये जो जैसे अफ्रीकन पीपल है उनकी हेयर करली है और स्किन का कलर जैसे ब्लैक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वाई, बिकॉज इनके अंदर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन इनकी यही है, जीन इनकी ये मौजूद है। तो जीन फॉर ट्रेट कौन सा, हेयर, जो हेयर की शेप का हुआ। जीन फॉर स्किन कलर, ये जीन है। तो जीन अब हम इनको लिखेंगे कैसे, जैसे हम देखते तो नहीं, उनको लिखने का तरीका होगा। लिखने के तरीके को हम जो है अगर रिटन फॉर्म में लिखें, अगर हम अपने नोटबुक में लिखें या थीसिस में लिखें या रिसर्च पेपर में लिखें, तो मीन्स हम यकीनन कोई ना कोई इसको सिंबल देंगे कि इस पर्सन के साथ जो मैरिज हुई है उनके यहाँ ये जीन थे, इनके यहाँ ये जीन है। तो बच्चों में मीन्स कौन से जीन जो है इनहेरिट या ट्रांसफर होंगे, कैरेक्टर कौन सा जो ट्रांसफर और इनहेरिट हो सकता है। तो उस सब चीजों को अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट के कैपिटल लेटर होंगे उसको डोमिनेंट ट्रेट के जरिए एक्सप्रेस करते हैं, जो स्मॉल लेटर होते हैं उसको रिसेसिव ट्रेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम पी प्लांट पे आते हैं, जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक मेंडल के थे, उन सब की जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट हम नोट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपने नोट किया कि एक लोकस है, लोकस इज द प्लेस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड द लोकस, लोकस पोजीशन है, प्लेस, पोजीशन, पॉइंट। इसी तरह से अगर जीन की जो है वो सेम जो जैसे एक जेनेटिक कंस्टिट्यूशन या अलील हो तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस ये अलील है। अगर जैसे डिफरेंट है तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस अलील कहेंगे। जो हमने जैसे टालनेस के हवाले से या टाल प्लांट के हवाले से अगर हम देखें, तो टाल प्लांट में जैसे ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, और जैसे अगर इस जीन की जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को कहेंगे कि तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 किस्म की कॉम्बिनेशन है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। और इसी तरह से स्मॉल टी होगा वो रिसेसिव, हाइट के हवाले से रिसेसिव ट्रेट है, बट ये होमोजाइगस होगा क्योंकि दोनों स्मॉल टी है, तो ये भी अगेन होमोजाइगस ट्रेट है, होमोजाइगस। तो इसी तरह से ये बहुत ही सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। और अब हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे मेंडल की पी प्लांट, तो इसने काम, जैसे पी प्लांट आपने पढ़ा होगा बॉटनिकल नेम पाइसम सैटिवम, आमतौर पे जैसे गार्डन पी, जैसे या जैसे हम आमतौर पे घरों के अंदर जो
इसको एज अ वेजिटेबल सब्जी के तौर जैसे इस्तेमाल करें, तो उनकी फलियां जो या पोड आपने देखे होंगे। तो पेज नंबर एसटीबी का बुक ओपन करेंगे, 184 पेज है, 184 पेज। चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, यानी मेंडल ने ये पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, या दूसरे लफ्जों में कुदरत ने इनको एक ऐसे प्लांट की सिलेक्शन कराई जिसमें काफी सारे डिफरेंट मींस ट्रेड थे, कैरेक्टर थे। जैसे एक जो टाल प्लांट था, दूसरा जो डवार्फ था। एक फ्लावर का देखा कि उसमें भी वेरिएशन है, एक ऐसे फ्लावर है जिनका कलर पर्पल है, दूसरे ऐसे भी प्लांट है पी प्लांट जिसमें व्हाइट फ्लावर भी मौजूद है। बहरहाल जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे, और उसने इसको जो है इजीली कल्टीवेशन इसकी हो सकती है, इतनी ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो इतनी जो इसकी ग्रोइंग सीजन भी इतनी बड़ी नहीं होती है, और आसानी से इसने सबको जो है क्रॉस करा के और रिजल्ट दिया। तो इसकी 4-5 पॉइंट्स हैं कि इसके चॉइस इसने पी प्लांट की क्यों की। तो पेज नंबर है एसटीबी के अंदर 184 है। द प्लांट आर इजी टू कल्टीवेट, जिससे आपको पता है कि पी प्लांट इतनी डिफिकल्ट काम नहीं था। बेसिकली मेंडल कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं था, बेसिकली ही वाज मॉन्क रिलीजियस जो प्लेसेस होती हैं उनके अंदर जो रिलीजियस एजुकेशन देने वाला था वो मॉन्क था। देन इसकी जो है थोड़ी सी इंटरेस्ट जो है दूसरे साइंस की सब्जेक्ट वगैरह उसमें बड़ी थी, टीचर भी बना था, हाई स्कूल टीचर तक वहां तक भी बना था, पढ़ाता भी था। बट बेसिकली ही वाज मॉन्क, ना को यूनिवर्सिटी वगैरह से इतना कोई जो इसकी जो नहीं थी कुछ। नंबर 2, दिस प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन ओनली टेक प्लेस आर्टिफिशियली। तो इस फ्लावर की जो पोजीशन जो पार्ट्स की ऐसी है कि जस्ट ओनली सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन का सवाल ही पैदा नहीं। क्योंकि जैसे आपने जैसे जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 के अंदर एक फैमिली है पेपिलियोनेसियस फैमिली, जिसके अंदर एक करोला की जो पोजीशन ऐसी होती है जिसमें एक बिगर करोला होती है और दो साइड में छोटी एक फ्यूज होती है, पेपिलियोनेसियस करोला होती है, आपने अगर पढ़ा है तो उसकी इतनी बड़ी करोला है कि बाहर से यानी जो क्रॉस पोलिनेशन का जो सवाल ही पैदा नहीं, कोई जैसे पोलन ग्रेन दूसरे किसी प्लांट या फ्लावर से आके उसको जो है फर्टिलाइज करे। तो जब भी मेंडल को क्रॉस फर्टिलाइजेशन करनी थी तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिल्कुल अपनी चॉइस से कराता था, कि जैसे ये टाल प्लांट के फ्लावर है उसको जो है उनके पोलन को ब्रश से लेके डवार्फ प्लांट का जो पी प्लांट था उसके जो है फ्लावर के अंदर उसमें जो वो पोलन ग्रेन लगाता था, स्टिग्मा तक पॉलिनेशन होती थी, देन फर्टिलाइजेशन। यानी एक इसका एडवांटेज ये हो ना, अदरवाइज ये एक्सपेरिमेंट जो है थ्रू इनकी जो रिजल्ट्स नहीं आती, क्योंकि उनको पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन का सवाल ही पैदा नहीं। क्रॉस पॉलिनेशन अगर करवानी थी तो वो खुद करवाता था हाथ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो भी रिजल्ट्स होते थे वो एक्यूरेट थी। उसने देखा कि प्लांट तो सेल्फ पॉलिनेट है, बाहर से किसी दूसरे ट्रेट वाले जो है उसमें पोलन ग्रेन आएंगे ही नहीं, आएंगे तभी आएंगे जब वो मेंडल ने चाहा कि भाई इस प्लांट को इस प्लांट के साथ हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, इसका हम इससे क्रॉस ले रहे हैं, तो ही मीन्स पॉसिबल था, अदरवाइज नहीं। जैसे तस्वीर के अंदर जैसे पी प्लांट के साथ खड़ा है, ब्रश लेके खड़ा है, तो यानी ये पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है वो खुद ही करता था। नंबर 3, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग इज is it as flowers are comparatively large with the numerous varieties are available with some sharply defined contrasting characters such as the height of plant, seed surface, seed color and color of flowers। तो ये 7 contrasting characteristic next पेज में मौजूद है, तो इसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। नंबर जो 4 पॉइंट है, रिजल्टिंग हाइब्रिड्स आर फर्टाइल। तो पी प्लांट की सक्सेस का एक रीजन ये भी है कि जब भी इसने हाइब्रिड बनाए, हाइब्रिड की मीनिंग होती है दो डिफरेंट ट्रेड्स को तो उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। जैसे प्लांट को डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया तो F1 पहली जनरेशन निकली, तो उस जनरेशन को उसने कहा कि ये हाइब्रिड है, मिक्सिंग ऑफ 2 कैरेक्टर्स है। टाल एज वेल एज डवार्फ का जो है ट्रेड था, टाल और डवार्फ ट्रेड का जो जाहिर मिक्सचर होगा तो उसे हम कहेंगे हाइब्रिड कहेंगे। तो इसी तरह से जो हाइब्रिड जो थे, हाइब्रिड भी फर्टाइल थे, हाइब्रिड भी फर्टाइल थे। फर्टाइल की मीनिंग होती है कि अगर F1 को F1 के साथ उसने क्रॉस कराया, जो पहली जनरेशन निकली उसको आपस में अगर क्रॉस कराते हैं, कराया था उस वक्त, तब भी मीन्स वो फर्टाइल थे, उन्होंने F2 जनरेशन प्रोड्यूस की। इसी तरह से आगे F3 जनरेशन भी ली, जैसे आज हम पढ़ेंगे जैसे हमारे STB के अंदर ओनली F2 जनरेशन तक रिजल्ट्स है, बट NTB के अंदर F3 तक भी मौजूद है, F3 तक वो आज डिस्कस करेंगे। और नंबर 5 एंड लास्ट, he also provided the complexities that had troubled the earlier worker। हमेशा
जैसे इंसान जो है कहते हैं ना गलतियों से सीखते हैं, गलती ही उसका जो है कहते हैं कि बड़ा वो टीचर होती है, लेसन देती है। जो प्रीवियस वर्कर थे या जो प्रीवियस फील्ड के अंदर जो लोग काम जिन्होंने किया था उनकी गलतियां इसके पास मौजूद थी कि अगर ये अगर गलती ऐसे करेंगे तो यकीनन तो उसकी रिजल्ट सही नहीं आएगी, तो उन गलतियों को बात पे चला। इसी तरह से जो इसको जो है सही रिजल्ट मिली जब भी अपनी गलती या किसी दूसरे ने गलती की है, अब गलती वो दूसरे पर्सन के लिए जो एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये फलां पर्सन एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस का मतलब ये यकीनन गलतियां होंगी, इंसान है, गलती होती है, गलती से देन जो लर्न करने सीखते हैं, जाहिर है तो पाथवे तो उसको मिल जाता है कि बस इस पाथवे पे चलना होता है। ठीक है, तो बहरहाल ये इसकी जो मेंडल की जो सक्सेस की ये 5 पॉइंट्स थी। अब हम आते हैं मेंडल के पी प्लांट के हवाले से जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन थे जिनके जो मेंडल के पी प्लांट का जो है ये वर्क था, इसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये पी प्लांट है, उसमें आप जैसे देख रहे हैं पी प्लांट के हवाले से, तो पी प्लांट जैसे इतनी बड़ी जो है ये बड़ी जो पेटल्स हैं इनकी जो है, और ये कवर्ड होती हैं क्योंकि जो इनके जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन जिसमें ये एंथर और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके, तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब भी मीन्स इनको जो है क्रॉस पॉलिनेशन करवानी थी तो ये पार्ट यानी मेल पार्ट यहाँ से इनको कट करता था, जाके किसी दूसरे जो डिजायर्ड जो भी प्लांट था उसके साथ जो उसकी पॉलिनेशन करवाता था। तो इसी तरह से जो है ब्रशिंग ऑन द पोलन फ्रॉम अनदर प्लांट, तो इस तरह से ब्रश से जो है आर्टिफिशियल यानी अपनी चॉइस से जो है इसमें पॉलिनेशन करवाई थी। अदरवाइज इसको रिजल्ट जो आज इसे कह रहे हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट है वो उनको नहीं मिलते। तो जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है पी प्लांट के हमारे एसटीबी के अंदर है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर चार्ट दिया गया है उसके अंदर भी मौजूद है। आप देखेंगे जीनोटाइप इनका यानी जेनेटिक मेकअप, जिसको आपको पता है कि हम जो अल्फाबेट फॉर्म में लिखते हैं वो याद करना जरूरी है। इस मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर या इवन आगे भी आप जो जेनेटिक्स आप पढ़ेंगे तो जीनोटाइप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप अगर जीनोटाइप याद रखेंगे हर एक ट्रेड का या कैरेक्टर का, तो आगे आपको जेनेटिक्स में आसानी होगी क्रॉस बनाने में। जीनोटाइप के हवाले से एक और भी पॉइंट होती है कि इसमें आपको ये भी देखना होता है कि कौन सा ट्रेट जो है या कैरेक्टर है जो डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। जब तक ये इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी कि भाई कौन सा जीनोटाइप किस ट्रेट के लिए कौन सा जीनोटाइप है नंबर 1, और नंबर 2 इसमें आपको ये भी देखना है कि कौन सा जो है डोमिनेंट ट्रेट है कौन सा रिसेसिव है। दो ऐसी लॉजिक्स हैं जो फाउंडेशन होती है जेनेटिक्स की। अगर ये दोनों चीजों को आप जहन में रख लें कि हर एक ट्रेड का एक जीनोटाइप होता है, कौन सा जीनोटाइप उसको किस अल्फाबेटिक लेटर से जो हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर 1, और नंबर 2 कि लाइक इसमें कौन सा डोमिनेंट होगा कौन सा रिसेसिव होगा। दो कंडीशन जो फीचर है ये फाउंडेशन है। जैसे आप देखें पहला ट्रेट या कैरेक्टर स्टेम की लेंथ है, जाहिर है स्टेम की लेंथ है बड़ी होगी तो उस प्लांट को हम कहेंगे टाल प्लांट, स्टेम की लेंथ छोटी होगी तो यकीनन ऐसे प्लांट को हम कहेंगे ड्वार्फ प्लांट या उसकी जो है साइज स्टेम की छोटी है। तो जैसे ये टाल प्लांट है जाहिर है इसका कद जो जैसे बड़ा है, ये शार्ट प्लांट जिसे ड्वार्फ भी कहते हैं, जैसे हमारे एसटीबी के अंदर ये लिखा हुआ है तो इसका कद जैसे ये छोटा है। तो टाल प्लांट का जैसे ये टाल प्लांट जो है डोमिनेंट होता है, टाल प्लांट डोमिनेंट होता है। आप जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंटेशन में इनकी तादाद दी गई है, तादाद का याद करना इतना जरूरी नहीं है बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे आगे रेशोज आएंगे तो जैसे अगर जैसे जैसे कहें कि 6 और 2 है, 6 टाल हैं और जैसे 2 ड्वार्फ हैं तो रेशो क्या हो सकता है। तो इसी तरह से ये तो मैथमेटिकली आप एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो उसकी पुरानी जो मीन्स इनकी कैलकुलेशन थी कितने टाल प्लांट आए कितने ड्वार्फ आए वो है, उनको याद करना नहीं बट आपको याद करना है इससे टाल प्लांट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव जो ट्रेट होता है वो शार्ट या ड्वार्फ है। तो हम नोट करेंगे टाल प्लांट का जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप आपको पता है कि हम अल्फाबेट के लेटर से लिखते हैं। कैपिटल टी जो है होमोजाइगस से डोमिनेंट होगा, ये होमोजाइगस होगा। जैसे आपने पहले ही शुरू में अभी क्रोमोसोम्स के हवाले से पढ़ा था कि दोनों अगर सेम लील हैं तो वो होमोजाइगस, और अगर डिफरेंट है तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस, बट होगा टाल, इससे हम कहेंगे टाल होगी। इसी तरह से शार्ट प्लांट के लिए सिमाल्टी। तो ये इसको कैसे पता चला कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, उसके लिए भी इसने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि जैसे सबसे पहले अगर एक टाल प्लांट को इसने
क्रॉस कराया, क्रॉस की मीनिंग है आर्टिफिशियली टाल प्लांट के जैसे पोलन ग्रेन लेके डवार्फ और स्मॉल प्लांट के जो है फ्लावर के साथ उसके ऊपर जो है पोलन ग्रेन रखे, तो जाहिर है उसमें क्या बना होगा, पोलिनेशन होगी, देन फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना होगा, उनकी सीड को इसने कलेक्ट किया होगा, नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन आएगी तो उसमें उसने लिखा था कि भाई ये जो है टाल और डवार्फ प्लांट की क्रॉस के वो सीड है, देन उन सीड को जमीन के अंदर लगाया, देन देखा प्लांट की भाई कितना बड़ा हुआ है, इधर टाल हुआ है या डवार्फ हुआ है, तो इतनी मेहनत होती है। आज जैसे हम कह रहे हैं कि टाल को डवार्फ से क्रॉस कराया तो टाल प्लांट आया, तो ये कहने की बात छोटी है, इसका एक्सपेरिमेंट जाहिर है इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, टाल और शार्ट प्लांट को क्रॉस कराते हैं तो हमेशा टाल प्लांट आता है, तो इस वजह से इसने कहा कि टाल इज डोमिनेंट, इस वजह से इसने कहा कि ये टाल प्लांट जो है डोमिनेंट है और शार्ट प्लांट है जो रिसेसिव है। तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होते थे जो इसमें पी प्लांट के, जिसमें इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो हर एक ट्रेड को इस तरह से वेरीफाई किया, चेक किया कि वाकई अगर हम टाल प्लांट को डवार्फ के साथ क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन या जो पहली जनरेशन आइदर टाल आ जाए या डवार्फ आ जाए, तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि टाल इज डोमिनेंट, एंड जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो रिसेसिव हो गया, जो एक्सप्रेस हुआ पहली जनरेशन के अंदर उसे हम कहेंगे टाल प्लांट, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो हो गया रिसेसिव। तो इसी तरह से आपने देखा कि टाल प्लांट उसमें जैसे दो उसमें कंडीशन है, एक होमोजाइगस टाल है और दूसरा हेट्रोजाइगस टाल है। होमोजाइगस टाल में दोनों जीन्स जैसे कैपिटल टी एलील उसके ऐसे हैं, और जो हेट्रोजाइगस है उसके अंदर आपने देखा हेट्रोजाइगस के अंदर जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। एक है स्टेम लेंथ और नंबर 2 है पोड शेप। पोड कहते हैं फली को कहते हैं, जैसे हम मटर की फली जैसे आमतौर पे कहते हैं, पोड दैट इज नथिंग बट फली है। तो फलियों की भी दो किस्म है, हम जैसे इतनी ज्यादा इस पे तवज्जो या फोकस नहीं देते हैं कि कौन सी फली है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं होता है। तो फिर एक जो है जिससे हम कहेंगे स्मूथ, कहेंगे बिल्कुल स्मूथ वो पोड होते हैं, जिसे इन्फ्लेटेड भी कहते हैं, इन अदर वर्ड्स हम इन्फ्लेटेड कहते हैं। दूसरी जो फली होती है उसे हम कहेंगे कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड की मीनिंग होती है यानी हर एक दाना आपको ऐसे महसूस होगा उसके अंदर एक अलग कंपार्टमेंट मौजूद है, एक अलग कंपार्टमेंट मौजूद है। और ये जो ऐसा पोड होगा या फली होगी जिसको आप जैसे ओपन करेंगे, जैसे एक को ओपन करेंगे सारे अंदर उसके अंदर सीड होंगे, आपको कतार में जैसे नजर आएंगे, बाहर भी निकल के आएंगे। तो इसी तरह से ये जो होंगे इनमें क्या होगा, इनके अंदर सबके अंदर एक जैसे कंपार्टमेंट अलग होगा, जैसे एक सीड है प्रेस है, एक सीड है प्रेस है, इस तरह से। तो इसे हम कहेंगे कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्ट लफ्ज की मीनिंग होती है नैरो, तो यानी ये कंस्ट्रिक्टेड है। और ये सारी जो पोड है फली है ये जो स्मूथ है, तो इसमें इन्फ्लेटेड और स्मूथ जो डोमिनेंट है और जो कंस्ट्रिक्टेड है वो रिसेसिव है। तो जीनोटाइप क्या होगा, स्मूथ का होगा कैपिटल एस, कैपिटल एस, कैपिटल एस एंड स्मॉल एस, ये जो हेट्रोजाइगस में होगा। और कंस्ट्रिक्टेड होगा तो स्मॉल एस अल्फाबेट के लेकर। तो जीनोटाइप जिन स्टूडेंट के पास नोट है वो नोट है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जिनके पास अब जीनोटाइप नहीं है, ये साथ साथ आप अपनी एक रफ रजिस्टर या अपना ये टेक्स्ट बुक एसटीपी पढ़ा है उसके अंदर ये ट्रेट दिए गए तो उनके साथ आप जीनोटाइप लिख लें, ये थोड़ी सी मेहरबानी कर लें, ठीक है, याद भी कर लें। तो टाल का जो जीनोटाइप होमोजाइगस टाल होगा कैपिटल टी, हेट्रोजाइगस टाल होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, रिसेसिव फॉर्म शार्ट है उसका स्मॉल टी हो। इसी तरह से जो कोड की शेप है, जो स्मूथ कोड है, स्मूथ कोड है वो डोमिनेंट है तो कैपिटल एस, एक भी कैपिटल एस होगा इसमें तो यानी हम कहेंगे ये डोमिनेंट है, बट ये हेट्रोजाइगस कहलाएगा कैपिटल एस स्मॉल एस। और इसका जो रिसेसिव फॉर्म है वो है स्मॉल एस स्मॉल एस। अब हम नंबर 3 ट्रेट पे आते हैं। नंबर 3 ट्रेट है सीड शेप। जैसे हमारी शायद ऑब्जर्वेशन इतनी ना हो, बट एक ऐसे जो है पी प्लांट के सीड होते हैं बिल्कुल उनकी शेप जो है सरफेस है राउंड होती है, और दूसरे ऐसे सीड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिंकल्ड कहते हैं। यानी एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर राउंड सीड थे वो डोमिनेंट था, ऐसा पी प्लांट जिसके सीड जो है रिंकल्ड थे वो था रिसेसिव था। तो हम जीनोटाइप इनका कैसे नोट करेंगे, राउंड के लिए कैपिटल आर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और जो रिंकल्ड है, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। जैसे अगर यहाँ पे हम लिख लें कि ये रिंकल्ड स्मॉल आर, राउंड कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। स्मूथ कोड है एस कैपिटल एस स्मॉल एस। टाल प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी। और डवार्फ जो प्लांट है स्मॉल टी। और कंस्ट्रिक्टेड होगा तो इसमें स्मॉल एस एंड स्मॉल एस होगा। तो होपफुली आपने ये जो है
3 ट्रेट्स के बारे में आपने पढ़ लिया है, नोट कर लिया है। याद करना है, क्या याद करना है कि हर एक ट्रेट उसमें आपको देखना है कि पहले देखना यह है कि कौन सी डोमिनेंट इसमें फीचर या ट्रेट है और कौन सा जो है रिसेसिव है, पहली बात। नंबर 2, इसको साथ में आपको ये भी याद करना है कि कौन सा इसमें डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। ठीक है, 3 ट्रेड्स हो गए। अब हम नंबर 4 ट्रेड पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 ट्रेड है, नंबर 4 ट्रेड दैट इज नंबर 4 ट्रेड पे हम आते हैं। नंबर 4 ट्रेड है, 7 ट्रेड्स हैं टोटल पी प्लांट के अंदर। नंबर 4 जो ट्रेड है सीड कलर है। जैसे हम तो जनरली यही ऑब्जर्व करते हैं, यही करते हैं कि जैसे पी प्लांट की जैसे उसकी पोड को या फली को ओपन करते हैं सारे ग्रीन नजर आते हैं, हम जैसे महसूस करते हैं कि सारे जो है मटर जो उसके बीज जो होते हैं ग्रीन होते हैं, बट इसके अंदर 2 ट्रेड होते हैं। सीड कलर जो येलो होता है वो डोमिनेंट होता है, ग्रीन होता है वो रिसेसिव होता है। येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। तो येलो डोमिनेंट है, डोमिनेंट आपको पता है कि हम उसको कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। और हेट्रोजाइगस होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हेट्रोजाइगस। ग्रीन है, ग्रीन है इसका अल्टरनेटिव फॉर्म। अब जैसे हम जी नहीं लिखेंगे, ग्रीन सीड कलर के जी कैपिटल नहीं लिखेंगे, इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म होगा। अल्टरनेटिव फॉर्म होगा तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई, जैसे ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल वाई होमोजाइगस डोमिनेंट है, और ये जो होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव है स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो सीड कलर जो है वो येलो सीड कलर इज द डोमिनेंट और ग्रीन सीड कलर इज रिसेसिव। जीनोटाइप क्या होगा वो आपने नोट किया। इसी तरह से नंबर 5 फ्लावर की पोजीशन। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं। जैसे ये एक कोई एक प्लांट है और इसका फ्लावर है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे टर्मिनल फ्लावर, बिल्कुल टिप पे टॉप पे है। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो फ्लावर्स की पोजीशन टर्मिनल नहीं बट एक्सियल होती है, एक्सिस के अंदर। जैसे अगर आप पी प्लांट के अंदर देखें, 2 किस्म के पी प्लांट के अंदर फ्लावर होते हैं, एक एक्सियल फ्लावर होते हैं, एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें एक्सियल फ्लावर होता है, और एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें टर्मिनल फ्लावर है। तो एक्सियल डोमिनेंट फीचर है, एक्सियल डोमिनेंट फीचर है, और जो टर्मिनल फ्लावर की फीचर है वो रिसेसिव है। ये देखें एक्सियल, एक्सियल में इस जगह पे ये फ्लावर है, ये है टर्मिनल, टर्मिनल की मीनिंग बिल्कुल एंड पे फ्लावर है। तो एक्सियल का जो जीनोटाइप होगा कैपिटल है क्योंकि डोमिनेंट है। ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में कैपिटल है स्मॉल है होगा। और जो टर्मिनल फ्लावर होगा क्योंकि ये रिसेसिव फीचर है, टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव फीचर है, तो स्मॉल ए लिखेंगे। इसको स्मॉल ए के जीनोटाइप से लिखेंगे। तो आप यहाँ पे अपने एसटीबी के अंदर जो चार्ट है या फीचर लिख के आप इनका जीनोटाइप होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और देन रिसेसिव को आप नोट करते जाएं। इसी तरह से नंबर 6 फीचर है फ्लावर कलर। पी प्लांट के अंदर जो फ्लावर कलर है पर्पल कलर इज डोमिनेंट, व्हाइट कलर के फ्लावर जो है रिसेसिव होते हैं। जैसे देखें ना फ्लावर में भी 2 किस्म की, एक फ्लावर की पोजीशन फ्लावर का कलर, ये 2 अलग ट्रेट है। फ्लावर की पोजीशन फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन फ्लावर का कलर। तो फ्लावर की पोजीशन के हवाले से आपने देखा एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट्स की जो फीचर है ये एक्सियल फ्लावर का होना ये डोमिनेंट है, और टर्मिनल फ्लावर होना ये रिसेसिव है। इसी तरह से फ्लावर कलर पर्पल कलर, जैसे आप देखिए ये डोमिनेंट का, ये पूरा कॉलम जो है डोमिनेंट का है, और इसी तरह से ये जो कॉलम है ये रिसेसिव फीचर का है। पर्पल फ्लावर को हम कैपिटल पी से लिखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल पी स्मॉल पी जो है ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। व्हाइट फ्लावर को इसका यानी अल्टरनेट यानी डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, इसी पी से लिखेंगे। तो स्मॉल पी एंड स्मॉल पी, स्मॉल पी एंड स्मॉल पी रिसेसिव फीचर के लिए, व्हाइट फ्लावर के लिए। तो स्मॉल पी पड़ा है तो हम कहेंगे पता नहीं कौन सा है, ये पिंक है पर्पल है कौन सा है, स्मॉल पी पड़े नहीं, तो ये रिसेसिव फीचर है किसकी, फ्लावर कलर की। फ्लावर कलर तो हम डोमिनेंट सोचेंगे, इसका क्या है डोमिनेंट, यकीनन पर्पल है, पर्पल के लिए कैपिटल पी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो रिसेसिव के लिए स्मॉल टी करेंगे, स्मॉल पी करेंगे। इसी तरह से 7 एंड लास्ट जो फीचर है पी प्लांट के हवाले से पोड कलर का है। पोड कलर यानी फलियों का कलर, मटर की फलियों का कलर। जैसे अक्सर हमारे घरों में जैसे वेजिटेबल फॉर्म में ये मटर की फलियां आती हैं, वेजिटेबल फॉर्म में आती हैं, तो आपको पता है हम इनको अज्यूम ये करते हैं कि ये सारी ग्रीन है। जैसे हमने
सीड के कलर का भी देखा कि अज्यूम ये करते हैं कि ये ग्रीन है, बट आप देखें ये ग्रीन नहीं, बट इसके साथ साथ जैसे आप देखें येलो भी है। जो ग्रीन पोड है, ग्रीन पोड है ये डोमिनेंट है, येलो पोड है वो रिसेसिव होती है। ग्रीन पोड डोमिनेंट है तो यानी कैपिटल जी हम इससे लिखेंगे, कैपिटल जी स्मॉल जी हेट्रोजाइगस होगा डोमिनेंट। बट ये येलो है तो हम कैपिटल और स्मॉल वाई नहीं लिखेंगे, इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म तो यानी स्मॉल जी और स्मॉल जी एंड स्मॉल जी येलो पोड कलर है, और इसी तरह से कैपिटल जी ग्रीन पोड कलर, और ये भी ग्रीन पोड है बट ये हेट्रोजाइगस फॉर्म है। होपफुली आपने ये जो फंडामेंटल्स हैं जेनेटिक्स की, मेंडेलियन जेनेटिक्स की, ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रॉसेस, ये आगे की बात है। सबसे पहले जैसे आपको इनकी जीनोटाइप याद होने चाहिए। नंबर 2 होमोजाइगस हेट्रोजाइगस फीचर, ये भी डोमिनेंट रिसेसिव फीचर। ये इस टेबुलेटेड चार्ट को आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपको हर वक्त याद होने चाहिए। जिससे अगर कोई पर्सन जैसे आपसे सवाल भी करे, कोई टेस्ट में भी सवाल आए, तो मीन्स आप डायरेक्ट जवाब दे सकें। उसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि आप इनको डायरेक्ट जवाब दे सकें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए टॉल प्लांट को डवार्फ के साथ क्रॉस कराया जाए तो रिजल्ट क्या आएगी? F1 जनरेशन हो, प्योर ब्रीडिंग हो। कौन से प्लांट हो? प्योर ब्रीडिंग हो। प्योर ब्रीडिंग की मीनिंग क्या होगी? यानी कैपिटल डी ये प्योर ब्रीडिंग है, स्मॉल टी ये भी प्योर ब्रीडिंग है। प्योर ब्रीडिंग का मतलब होता है पहले प्योर ब्रीडिंग। जैसे कैपिटल टी वाले प्लांट को जब कैपिटल टी वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे तो यकीनन क्या आएगा जवाब? F1 कैपिटल टी। तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे प्योर ब्रीडिंग। जैसे स्मॉल टी वाले प्लांट को स्मॉल टी वाले प्लांट से साथ क्रॉस कराएंगे तो यकीनन F1 जनरेशन क्या आएगी? स्मॉल टी आएगी। तो स्मॉल टी उनकी F1 जनरेशन, पेरेंट उनका जीनोटाइप सेम, ट्रेड सेम। तो ऐसे प्लांट्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा प्योर ब्रीडिंग। ये प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स है। ठीक है, आई बात समझ में? तो एनीवे तो ये सारी जो पॉइंट्स आपको फिंगर टिप्स पे जो है ना याद है, फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। दोबारा आते हैं हम इसको एक बार और भी देखते हैं। वाई? बिकॉज ये जो फाउंडेशन है, पूरी फाउंडेशन है जेनेटिक्स के हवाले से, पूरी फाउंडेशन है। इसी से आप जो आगे लर्न करेंगे, सीखेंगे। जब तक ये जो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तो आगे जेनेटिक्स भी नहीं समझ में आएगी। फाउंडेशन याद करना, इनको समझना ट्रेड को ये जरूरी होता है। जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे। नंबर 1 जो है स्टेम लेंथ, नंबर 2 पोड शेप, नंबर 3 सीड शेप का। स्टेम लेंथ के हवाले से जिसकी हाइट जैसे बड़ी है या हाइट छोटी है, हाइट बड़ी है तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, हाइट छोटी है तो ये रिसेसिव ट्रेट है। इसका मतलब है जब भी कैपिटल टी वाले यानी इससे टॉल प्लांट को शार्ट प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे तो यकीनन पहली जनरेशन आएगी वो टॉल प्लांट की आएगी। इसी वजह से इस टॉल प्लांट को डोमिनेंट कहा गया है। इसी तरह से पोड शेप है। पोड शेप जैसे आप देखें ये स्मूथ है, स्मूथ पोड शेप आल्सो कॉल्ड इन्फ्लेटेड। तो इन्फ्लेटेड ये डोमिनेंट है और ये जो कंस्ट्रिक्टेड जो है रिसेसिव है। तो स्मूथ के लिए कैपिटल एस लिखते हैं, ये ध्यान में रखें। और कंस्ट्रिक्टेड के लिए जैसे स्मॉल एस लिखें। कभी कभार कुछ ऐसे बुक्स भी हैं जिनमें जीनोटाइप जो इन्फ्लेटेड के लिए कैपिटल आई भी जैसे किन किन जगहों पे जैसे मौजूद है। आप याद करने का आसान तरीका ये है कि इसको आप स्मूथ कर दें। स्मूथ दैट इज द कैपिटल एस होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल एस एंड स्मॉल एस इज द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और जो कंस्ट्रिक्टेड होगा इसका रिसेसिव फॉर्म है तो स्मॉल एस होगा। नंबर 3 सीड शेप। सीड एक बिल्कुल राउंड उनकी सरफेस होती है, प्लेन होती है जैसे। दूसरी उनकी रफ होती है, रिंकल्ड। तो इसमें राउंड जो है डोमिनेंट है और रिंकल्ड सीड शेप जो होगी यकीनन वो रिसेसिव फीचर होगी। वो ऐसी फीचर जो है रिसेसिव है। तो 3 ये फीचर और 3 फीचर रिमेनिंग जो 4 जो ट्रेड्स हैं जो अभी आपने जैसे देखे 4 ट्रेड्स, और भी 4 ट्रेड्स हैं जिसमें नंबर 4 दैट इज द सीड कलर ऑफ द सीड येलो जो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव है। नंबर 5 फ्लावर पोजीशन की एक्सियल फ्लावर जो ये डोमिनेंट है और टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव है। नंबर 6 फ्लावर का कलर पर्पल जो कलर है, पर्पल कलर ये डोमिनेंट है और व्हाइट कलर जो है रिसेसिव है। इसका मतलब है कि यानी पर्पल फ्लावर वाले प्लांट को अगर व्हाइट फ्लावर वाले टी प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन पर्पल फ्लावर प्लांट की आएगी क्योंकि पर्पल कलर इज डोमिनेंट। इसी तरह से नंबर 7 एंड लास्ट है पोड कलर। पोड मींस फली का कलर। ग्रीन पोड जो है दैट इज द डोमिनेंट और येलो पोड जो होता है वो रिसेसिव होता है। होपफुली ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कैरेक्टर्स जिनके जीनोटाइप भी आपने जैसे अब याद कर लिए होंगे। तो अब उसके बाद जैसे हमें एक
पॉइंट सीखते हैं कि इनका क्रॉस जो है वो किस तरह से किया जाता है। क्रॉस करवाने के लिए जैसे थोड़ी सी आपको स्टेप्स जिस रेगुलर क्लासेस में आप पढ़े होंगे तो आपको वो याद है कि किस तरह से इनको क्रॉस कराया जाता है। जैसे सबसे पहले पेरेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे पेरेंट्स यानी वो जिनका हम क्रॉस करवाने जा रहे हैं। पेरेंट्स के लिए P1 जनरेशन लफ्ज इस्तेमाल होता है, P1 जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि राउंड सीड प्लांट है, एक प्लांट है राउंड सीड प्लांट, और उसको क्रॉस करा रहे हैं, राउंड का जो सीड का क्या है कंट्रास्ट क्या है, राउंड का अल्टरनेटिव क्या है, यासिन साहब राउंड का अल्टरनेटिव क्या है, स्टूडेंट ने याद किया पूछा है, राउंड का अल्टरनेट राउंड सीड शेप है। रिंकल्ड, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही समझे, आपको याद भी है, तो यही आपसे पूछना था कि ऐसी जो पॉइंट्स है फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए, राउंड सीड, रिंकल्ड सीड, इसका आपस में क्रॉस कराए। उसके बाद जो क्या होता है सेकेंड स्टेप में जीनोटाइप नोट करना होगा। जो आपको मैंने बोला था कि आपको जीनोटाइप याद करना है, तो जीनोटाइप पेरेंट्स के बाद सेकेंड स्टेप में जीनोटाइप हमें लिखने होते हैं कि इनकी जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप जैसे राउंड सीड पहले सबसे पहले प्योर ब्रीडिंग होती है ना, तो हम इसका जीनोटाइप हमने अभी पढ़ा है कि कैपिटल आर है। इसी तरह से जो रिंकल्ड सीड है, जैसे फॉर एग्जांपल रिंकल्ड सीड में जैसे हम कहें कि ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर है रिंकल्ड सीड का। उसके बाद हम जैसे देखेंगे थर्ड स्टेप के अंदर इसके गैमीट्स हम नोट करेंगे कि इनमें पॉसिबल कौन से गैमीट्स बनेंगे। तो गैमीट्स ऐसे होंगे जैसे कैपिटल आर पढ़ा है, तो इसका जो गैमीट आपको पता है कि ये जो है कोई एक इसमें आएगा, अलील आएगा, तो कैपिटल आर अलग हो जाएंगे। इसी तरह से स्मॉल आर भी अलग हो जाएंगे, ये स्मॉल आर और स्मॉल आर भी अलग हो जाएंगे। तो ये हुए गैमीट्स के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप को हम कहते हैं F1 जनरेशन यानी पहली जनरेशन, जैसे पेरेंट्स में से जो पहली जनरेशन। F स्टैंड्स फॉर फिलियल, F लफ्ज की मीनिंग होती है फिलियल और जिसकी मीनिंग होती है सन या औलाद या जनरेशन, पहली जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर ये होगा कि जैसे आप देखें कि एक जो है कैपिटल आर है, एक साइड पे आप जैसे देखें गैमीट होगा वो कैपिटल आर होगा, और दूसरे साइड से आप देखें पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेल फीमेल पेरेंट्स के हवाले से दूसरी कॉम्बिनेशन है इनकी स्मॉल आर। तो एक ऐसा ऑफस्प्रिंग बनेगा जिसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। एक भी अगर कैपिटल आर मौजूद है तो यकीनन ये कौन सा प्लांट होगा, यानी ये ऐसा प्लांट होगा F1 जनरेशन की सारी F1 100% F1 जनरेशन में ये सारी 100% ऑल द ऑफस्प्रिंग, ये क्या आएंगे ऑल द, क्यों, वाई बिकॉज कैपिटल आर को अगेन जो दूसरे स्मॉल आर से करेंगे तब भी जवाब कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये 100% एक जैसे ही है। तो 100% या ऑल, 100% के लिए लफ्ज ऑल इस्तेमाल करेंगे। 100% क्या आएंगे, कैपिटल आर पढ़ा है, कैपिटल आर किसको शो करता है, राउंड सीड को करता है, कैपिटल आर राउंड सीड को शो करता है, राउंड सीडेड प्लांट्स आएंगे। बट ये राउंड है, ये राउंड, इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि जैसे ये कैपिटल आर है होमोजाइगस राउंड है, यहाँ पे देखिए आप कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये हेटेरोजाइगस राउंड है, ये राउंड है बट हेटेरोजाइगस राउंड है, ये राउंड है बट हेटेरोजाइगस राउंड है, तो ये राउंड है बट हेटेरोजाइगस राउंड है। इसी तरह से मेंडल ने जैसे F1 जनरेशन निकली, F1 को F1 के साथ आपस में इनका क्रॉस कराया, F1 को F1 के साथ, जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल इसने किया P2 जनरेशन। जैसे एक P1 है, अब दूसरी है P2 जनरेशन। P2 की मीनिंग है जैसे P स्टैंड्स फॉर पेरेंट है, जैसे ये P1 जनरेशन है, ये P2 जनरेशन है। P2 जनरेशन में क्या होगा, इसमें F1 को F1 के साथ इसने क्रॉस कराया। F1 जनरेशन हमें क्या मिली थी, F1 जनरेशन का आप देखिए जीनोटाइप क्या है, F1 जनरेशन का जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर स्मॉल आर है और कैपिटल आर स्मॉल आर है। F1 जनरेशन का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन का जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर वर्सेस कैपिटल आर स्मॉल आर। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे जीनोटाइप के बाद आपको पता है कि गैमीट्स, नेक्स्ट स्टेप में जो है गैमीट्स जो हम ऐड करते हैं कि इसमें कौन से पॉसिबल गैमीट्स बनेंगे।
तो गैमीट्स के हवाले से आप देखें, गैमीट्स एक ऐसे गैमीट्स बनेंगे जिसमें एक कैपिटल आर होगा, जैसे ये कैपिटल आर का गैमीट, और इस साइड पे ये कैपिटल आर का गैमीट। इसी तरह से जो दूसरा जो गैमीट बनेगा, दूसरा गैमीट जो होगा वो स्मॉल आर का, और यहाँ पे भी स्मॉल आर का। कैपिटल आर स्मॉल आर ये अलग अलग हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, हर एक एलील जो इसका जो अलग हो गया। उसके बाद एक जैसे एसटीबी में टर्म नहीं है, पुनेट्स स्क्वायर, पुनेट एक पर्सन का नेम था, पुनेट्स स्क्वायर, उसमें इनको अलील को पॉसिबल को रख के एक टेबुलेटेड जैसे चार्ट जो होता है उसके अंदर इन गैमीट्स को रख के हम उनकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, उससे हम इनकी जेनेटिक क्रॉस के रिजल्ट जो कंक्लूड करते हैं, तो इस स्क्वायर को हम कहेंगे पुनेट्स स्क्वायर कहेंगे, इस स्क्वायर को हम कहेंगे पुनेट्स स्क्वायर। तो पुनेट्स स्क्वायर के अंदर इसको जो है इनके गैमीट्स को रखा गया पुनेट्स स्क्वायर। जैसे अभी हम जैसे पुनेट्स स्क्वायर जो इसका बनाते हैं, जो F2 जनरेशन है, पुनेट्स स्क्वायर, पुनेट्स स्क्वायर, ये पुनेट्स स्क्वायर है। एक तरफ से मेल गैमीट्स रखेंगे, जैसे मेल गैमीट अगर कोई भी एक साइड ले लें, कोई भी एक जैसे साइड ले लें मेल गैमीट के हवाले से, तो मेल गैमीट आपने देखा कि एक जैसे कैपिटल आ रहा है, और इसी तरह से दूसरा जो मेल गैमीट है वो स्मॉल आ रहा है। तो ये मेल गैमीट्स हैं, और इसी तरह से दूसरी साइड पे ये फीमेल गैमीट्स हैं। एक साइड पे मेल गैमीट, जैसे ये मेल गैमीट है, ये सारे मेल गैमीट्स हैं, और ये जो गैमीट्स हैं ये सारे जो है फीमेल गैमीट्स हैं, ये सारे फीमेल गैमीट हैं। तो अब इनकी जब कॉम्बिनेशन होगी, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो आप जैसे देखें कैपिटल आर पहली कॉम्बिनेशन ये हो सकती है, दूसरी कॉम्बिनेशन में देखें कैपिटल आर और ये स्मॉल आर होगा। इसी तरह से तीसरी कॉम्बिनेशन में भी आप जैसे देखें, तीसरी कॉम्बिनेशन में भी जैसे एक होगा कैपिटल आर, दूसरा होगा स्मॉल आर, और जो चौथी और आखिरी कॉम्बिनेशन होगी उसमें जैसे स्मॉल आर और स्मॉल आर होगा। कलर से आपको बताया कि यानी कौन सा गैमीट कहाँ से आया है, इससे आप अंदाजा करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुई है। तो मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स की यूनियन के साथ अब जो है F2 जनरेशन बनी है। इस जनरेशन को हम कहेंगे F2 जनरेशन। दिस जनरेशन इज कॉल्ड एज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कौन सी निकली है, तो इसमें हम देखेंगे एक जीनोटाइप और दूसरा देखेंगे फिनोटाइप। जीनोटाइप की मीनिंग होती है जेनेटिक मेकअप, और फिनोटाइप की मीनिंग होती है आउटर अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, उसे हम कहेंगे फिनोटाइप। तो आप देखें ये कैपिटल आर पड़ा है, कैपिटल आर पड़ा है, इसका मतलब है एक भी कैपिटल आर हो तो यानी वो राउंड सीडेड प्लांट होगा, यकीनन ये राउंड होगा। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे भी एक कैपिटल आर पड़ा है तो इसका मतलब ये भी राउंड है। इसी तरह से ये भी कैपिटल आर पड़ा है तो ये यकीनन जो है राउंड है। इसी तरह से दो स्मॉल आर हैं, जैसे जीनोटाइप आपने पढ़े हैं, जो आपने याद भी कर लिए हैं, दो राउंड जैसे पढ़े हैं, तो दो राउंड स्मॉल आर पढ़े हैं, दो स्मॉल आर पढ़े हैं, तो इसका मतलब है ये रिंकल सीड होगा, ये रिंकल हो। तो कितने राउंड सीड के प्लांट आए, कितने रिंकल्ड के आए? 3 राउंड सीड के प्लांट्स आए और एक जो रिंकल का आया। तो F2 जनरेशन का जो रेशो है ये F2 जनरेशन है। इस जनरेशन को कहेंगे F2। जैसे पहले आपने F1 देखा, अब ये जो F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन के पेरेंट्स कौन थे? P1 और P1। P1 को आपस में क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन निकली है। तो F2 जनरेशन के अंदर फिनोटिपिक रेशो, एक रेशो होता है जिसे हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशो, यानी आउटर अपीयरेंस के हवाले से फिनोटिपिक रेशो। अगर आप देखें फिनोटिपिक रेशो 3 जो है उसमें राउंड है और एक जो है रिंकल है। राउंड जो है 3 है और एक रिंकल है, तो हम कहेंगे 3:1, 3 रिंकल 1 होगा। तो अगर इसी को अगर हम कहें ये जो फिनोटिपिक रेशो है 3:1 है, और अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशो देखें, जीनोटिपिक रेशो यानी जेनेटिक मेकअप वो क्या है? जीनोटिपिक रेशो जो होता है वो होता है 1:2:1। 1 किसको शो कर रहा है? 1 जो शो कर रहा है कि यानी कैपिटल आर वाले ऐसे 1 एक इसमें है। इसी तरह से जो 2 किसको शो कर रहा है? 2 ऐसे जो ऐसी जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जेनेटिक मेकअप है जिसमें एक कैपिटल आ रहा है और एक स्मॉल आ रहा है। इसी तरह से ये 1 किसको शो कर रहा है? ये 1 शो कर रहा है स्मॉल आर को। तो जीनोटिपिक रेशो हुआ 1:2:1, और फिनोटिपिक जो रेशो हुआ वो फिनोटिपिक रेशो हुआ 3:1 हुआ। जीनोटिपिक आखिर में जैसे इनके रिजल्ट्स कंक्लूड करनी होती है
तो जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो नोट करते हैं। जैसे जीनोटाइप की मीनिंग होती है, जीनोटाइप लफ्ज की मीनिंग होती है जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। जीनोटाइप की मीनिंग होती है जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। और जो फिनोटाइप होता है उसकी मीनिंग होती है आउटर अपीयरेंस। फिनोटाइप की मीनिंग होती है आउटर अपीयरेंस। जैसे हमने इसका एग्जांपल भी लिया था, आउटर अपीयरेंस और फिजिकल अपीयरेंस, या कोई फिजिकली जो हमें कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रहा है तो उसे कहेंगे फिनोटाइप कहेंगे। जैसे फिजिकली मेंडल को नजर आया कि जैसे जो राउंड सीड, जो राउंड शेप ऑफ द सीड है, ऐसे प्लांट्स जो है 3:1 में है। बट अगर इनका जेनेटिक मेकअप और कंस्टिट्यूशन देखा, वो जेनेटिक मेकअप और कंस्टिट्यूशन उसके हवाले से देखा कि सारे होमोजाइगस राउंड नहीं है, सारे हेट्रोजाइगस राउंड नहीं है, बट राउंड जो उसमें भी दो किस्म की कैटेगरी है। जैसे आपने देखा कैपिटल आर जो है ये होमोजाइगस राउंड है, कैपिटल स्मॉल आर ये हेट्रोजाइगस राउंड है। तो यानी ये वन किसको शो कर रहा है, वन शो कर रहा है होमोजाइगस राउंड को, टू किसको शो कर रहा है हेट्रोजाइगस राउंड को, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। और ये वन किसको शो कर रहा है होमोजाइगस रिसेसिव फीचर है स्मॉल आर को शो कर रहा है। इसका मतलब ये वो आखिर में जैसे रिजल्ट्स निकलती हैं तो उनको रेशोज देते हैं, कंक्लूड करते हैं कि कितने जीनोटाइप के हवाले से क्या उसमें चेंज है, फिनोटाइप के हवाले से क्या उसकी रिजल्ट आई, काउंट करते हैं। इसी तरह से जो उनके लॉज बने। तो ये तो जस्ट एक सिंगल फीचर थी। सिंगल फीचर कौन सी, सीड की शेप की। टोटल जो मेंडल के ट्रेड्स है कैरेक्टर प्लांट पी प्लांट के कितने थे, 7 थे। ये ऐसी फीचर जस्ट एक पे नहीं है कि एक पे ये रिजल्ट आती है ये सेम आने, 7 फीचर्स को इसने जो है क्रॉस कराया, हर एक फीचर को। जैसे टॉल हाइट ऑफ द स्टेम, टॉल एंड डवार्फ को कराया तभी सेम फीचर आई। उसके बाद जैसे नंबर 2 फीचर है, जैसे आपने देखा सीड का जैसे कलर है उसकी भी फीचर, जैसे येलो एंड ग्रीन कलर, वो उसको भी क्रॉस कराया तभी सेम रिजल्ट आई। फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, पोड की शेप, पोड की जो मीन्स एक शेप और दूसरा पोड का कलर, हर एक ट्रेट में यही रिजल्ट आई। तो इस वजह से लॉ होता है, इस वजह से कहते हैं कि लॉ। सिर्फ एक फीचर पे ये लॉ नहीं बनता है, जितने भी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इसने यूज किए थे सबका देखा, सबकी एक सेम सिमिलर रिजल्ट आई। जीनोटिपिक रेशो हमेशा जैसे जीनोटिपिक रेशो आया 1:2:1, और जो फिनोटिपिक रेशो आता है 3:1 है। तो इस तरह से जो है मेंडल ने जो है कंक्लूड किया था कि भाई जैसे एक तो एक्सपेरिमेंट की उसको जो देन आखिर में इनको जो रेशोज दिए, इंटरप्रिटेशन की कि 7 ट्रेड्स हैं उनमें यही सेम फीचर होती है। तो इसी तरह से जो हमारे एनटीबी के अंदर अगर आप देखें, एनटीबी के अंदर पेज नंबर 149, 149 में जैसे एक नई पॉइंट आपको मिलेगी, F3 जो है वो भी F3 की तक भी इसको लेके गया। F3 जैसे ये तो F2 है, इसी तरह से F3 तक लेके गया। F3 का मतलब ये होता है F3, जैसे यही सेम डायग्राम हमारे एसटीबी में मौजूद है। F3 का मतलब है F3, जैसे F2 जनरेशन आई, अब उसमें से आगे F3 जनरेशन लेनी है। F3 का मतलब जैसे आपको पता है कि F1 क्या थी, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, उसको आपस में सेल्फ जो है उनको फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन कराई, फर्टिलाइजेशन हुई। इसी तरह से F2 को भी आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई। हमारे टेक्स्ट बुक में ये लफ्ज होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी जो भी प्लांट्स आए उनका आपस में उन्होंने क्रॉस कराया। जैसे एक आपको पता है कि एक कैपिटल आर वाली जनरेशन आई थी, दूसरी जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर वाली जनरेशन आई थी, तीसरी जनरेशन यानी ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर वाली थी, और चौथी जनरेशन जैसे स्मॉल आर वाली थी। सिंपल वर्ड्स में ये है कि जैसे आपको पता है ना कि मीन्स जैसे एक कैपिटल आर आ रहे थे, कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहे थे, स्मॉल आर, तो यानी कैपिटल आर को कैपिटल आर वाली जनरेशन से क्रॉस कराया,
F3 जनरेशन लेने के लिए स्मॉल आर को स्मॉल आर से क्रॉस कराया, कैपिटल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कराया, स्मॉल आर को भी स्मॉल आर से क्रॉस कराया। तो उसके क्रॉस करने के बाद F3 जनरेशन निकलेगी। तो इसमें जो जनरेशन होगी तो उसे हम कहेंगे F3 जनरेशन। ये इसकी भी F3, इसमें जो रिजल्ट आएगी ये F3 जनरेशन कहलाएगी। इसमें भी जो रिजल्ट आएगी इसे भी हम F3 जनरेशन कहेंगे। हर एक के अंदर जो रिजल्ट आएगी तो उसे हम कहेंगे F3, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट बुक में टर्म देखेंगे, जैसे ये F2 जनरेशन आई, F3 की 2 के बाद जो F3 जनरेशन है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस कराएंगे F3 जनरेशन, स्मॉल आर को भी स्मॉल आर से कराएंगे तो उसमें भी इसकी F3 जनरेशन आई। तो इसी तरह से आप देखें जब कैपिटल आर को इनका आपस में सेल्फ जैसे फर्टिलाइजेशन करवाई तो हमेशा उनकी सबकी रिजल्ट क्या आई, जाहिर है आपको पता है, आपने जेनेटिक्स पढ़ी है, तो एक ही रिजल्ट आनी है कैपिटल आर। और इसकी इंटरप्रिटेशन भी दी गई है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इंटरप्रिटेशन इनकी ये है कि होमोजाइगस राउंड पीस प्रोड्यूस प्लांट्स विद ओनली होमोजाइगस पी। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, इस क्रॉस की इंटरप्रिटेशन ये है। होमोजाइगस राउंड, जैसे होमोजाइगस राउंड को होमोजाइगस राउंड के साथ क्रॉस कराया तो प्रोड्यूस प्लांट्स विद ओनली राउंड पीस। जाहिर है इनका आपस में आप क्रॉस कराएंगे तो ओनली राउंड पीस आएंगे, कोई और दूसरी फीचर आ ही नहीं सकती है। इसी तरह से आप देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन स्मॉल आर इनको आपस में क्रॉस कराएंगे तो आपको पता है कि स्मॉल आर आएगा और स्मॉल आर आएगा। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर होमोजाइगस रिसेसिव जो रिंकल्ड सीड थे, रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस्ड प्लांट्स विद ओनली रिंकल्ड पीस, रिंकल्ड सीड प्लांट को रिंकल्ड सीड प्लांट के साथ कराएंगे तो इसका जवाब यकीनन जो है रिंकल्ड ऑल द ऑफस्प्रिंग यही सेम आएंगे, ऑल द ऑफस्प्रिंग जो आएंगे यकीनन। वेरी सिंपल सी चीजें पड़ी है। तो इसी तरह से जो तीसरी जो यानी इसमें जो एक क्रॉस है उसकी रिजल्ट वही सेम आएगी जो F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन में आपको याद है ना, F2 जनरेशन उसके पेरेंट्स क्या थे, यानी कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस कराए, वही सेम है। ये देखिए कैपिटल आर इनको जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट जो आएगी वही रिजल्ट आएगी जो 3:1 वाली आई थी, जो पहले हमने थोड़ा क्रॉस कराया। यकीनन आप कैपिटल आर को क्रॉस कराएंगे तो इसका रेशो आएगा 3:1, यानी 3 जो होंगे वो क्या होंगे, 3 जो है राउंड सीड प्लांट होंगे और 1 रेशो में क्या होंगे, रिंकल्ड सीड वाले प्लांट है। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन ये है इस क्रॉस की, दीज हेटेरोजाइगस प्लांट्स प्रोड्यूस राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स इन 3:1 इस रेशो के अंदर आएंगे। कौन सी, कैपिटल आर इसको आपस में अगर क्रॉस कराएंगे तो वही सेम रेशो आएगा 3:1 वाला, जैसे आपने किया है थोड़ी देर पहले। तो वो कैपिटल आर उसमें ये आएगा। तो ये इस तरह से इसने F3 जनरेशन ली। F3 जनरेशन हमारे NTB का टॉपिक है, STB में पहले नहीं था। और F3 कैसे लिया जाता है, जैसे F2 लिया, P1 की जो जनरेशन आई, F1 जनरेशन आई, F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन मिली। F3 कैसे मिलेगी, यकीनन F2 के जो जितने भी मीन्स अब ऑफस्प्रिंग आए वो सारे अब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पेरेंट्स, उनको आपस में क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट F3 की मिलेगी। जैसे कैपिटल आर को आपस में क्रॉस कराए, कैपिटल आर को आपस में क्रॉस कराए, स्मॉल आर को स्मॉल आर से क्रॉस कराए तो F3 जनरेशन मिली। तो रिजल्ट देखिए इनका आपस में क्रॉस कराएंगे, यकीनन आप फिंगर टिप्स भी बता सकते हैं कैपिटल आर आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर को स्मॉल आर जनरेशन आएगी। बट ये वो सेम जनरेशन कैपिटल आर की वही रेशो आएगा जो F2 जनरेशन के अंदर आएगा 3:1। इस तरह से इसने F3 जनरेशन भी ली थी, इस तरह से इन्होंने F3 जनरेशन ली। तो आज के दिन के हवाले से इतने टॉपिक्स काफी हैं, बिकॉज थोड़ी ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है आप स्टूडेंट के, नए स्टूडेंट के। बाकी पुराने स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले भी जेनेटिक्स पढ़ी है वो तो बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है, उनके लिए ये आज के टॉपिक अगर नाम भी अटेंड करते तब भी उनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज मौजूद है, आई होप आई एम श्योर कि इनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज मौजूद है। ठीक है, आज जस्ट एक ही F3 जनरेशन नई चीज पढ़ी है, बाकी हम कल देखेंगे। सी यू बाय नेक्स्ट, थैंक यू।